Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishant Academy। ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 19 और इसके अंदर हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा था, जिसमें बिजनेस मेन लोकेशन से अलग हटकर किसी और अननोन या अनफैमिलियर लोकेशन पर करी जाती, लेकिन उसमें एक एजेंट हायर करा जाता है जो कमीशन बेसिस पर गुड्स को सेल करता है। ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत छोटे लेवल पे काम करता है। लेकिन वही अगर बिज़नेस को अगर एक बड़े लेवल पे डील करा जाए, तब कंसाइनमेंट अकाउंट का काम यहाँ पे नहीं का चलेगा। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीज़ों को खुद से मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हो सकता है ना कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो कंसाइनी है, वो आपका भी सामान बेच रहा है और साथ में एक आपका जो कॉम्पिटिटर है, उसका भी सामान बेच रहा है, क्योंकि उसे तो कमीशन से मतलब है। तो यहाँ पे बिज़नेस क्या हो जाएगा? इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे चीज़ों को करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, तो उस समय जो कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है, वो होता है मेरा ब्रांच अकाउंट का कॉन्सेप्ट। इस ब्रांच अकाउंट में एक होता है मेरा मेन ऑफ़िस, जिसे कहते हैं हेड ऑफ़िस, और बाकी अलग-अलग लोकेशंस पे ब्रांचेस खोली जाती हैं। सो दिस इज़ ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ये जो है, ये ब्रांच 4 हो गया। तो इस तरीके से जो है ब्रांच अकाउंट काम करता है। नाउ ब्रांच अकाउंटिंग में मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्टाफ के द्वारा करा जाता है और उन्हें सैलरी दी जाती है, ना कि कंसाइनी के द्वारा इसे मैनेज करा जाता है और इसमें किसी तरह का कमीशन होता है। ये कंप्लीटली एक ऐसा अकाउंट है जो फुल्ली कंट्रोल्ड करा जाता है किसके द्वारा? तो हेड ऑफिस के द्वारा। नाउ कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट में मेन डिफरेंसेस क्या-क्या है? तो जो पहला कंसाइनमेंट अकाउंट होगा, वो हमेशा मैनेज्ड करा जाएगा किसके द्वारा? तो एक कंसाइनी के द्वारा, जिसे हम लोग एजेंट भी कहते हैं। लेकिन जो ब्रांच अकाउंट होगा, ब्रांच अकाउंट के अंदर जो मैनेजमेंट का काम है, वो किसका होगा? तो मैनेजिंग स्टाफ के द्वारा। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है सर? कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि जिसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो आप बोलोगे कि सर जो कंसाइनर है, जो एंटरप्रेन्योर है या जो ओनर है गुड्स का, उसकी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारे एक्सपेंसेस वो देखेगा। लेकिन हर एक्सपेंसेस वो नहीं देखता। 90% वो देखता है, कहीं न कहीं कंसाइनी को भी बेयर करना पड़ता है यहाँ पे खर्चे। लेकिन ब्रांच अकाउंट के अंदर 100% 100% जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किसकी होगी? तो हेड ऑफिस की होगी। सारे एक्सपेंसेस किसके होंगे? तो हेड ऑफिस के होंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में, वो ये है कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो कंसाइनी है, उसे जो है कमीशन दिया जाता है गुड्स को सेल करने पर। ब्रांच अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कमीशन बेस्ड ये होता नहीं है। यहाँ पे परमानेंट स्टाफ्स को अपॉइंट करा जाता है हेड ऑफिस के द्वारा और फिर उन्हें सैलरी दी जाती है, सैलरी उन्हें पे करा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं? क्या उद्देश्य है ब्रांच अकाउंट बनाने का? पहला ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैलकुलेट कर सकें ब्रांच का। दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन ब्रांच की क्या है वो पता कर सकें। तीसरा, ब्रांच की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। चौथा, गुड्स या कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में वो पता हो। पाँचवाँ, अगर किसी तरह का सजेशन हमें देना हो कि किस तरीके से इम्प्रूव करा जाए डिफरेंट ब्रांचेस को, वो हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारा अकाउंट मेंटेन है उनका। हम लोग अलग-अलग ब्रांच का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कौन-सा ब्रांच ज़्यादा डेवलप हो रहा है या फिर किस लोकेशन पे जो गुड्स होंगी उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वैधानिक आवश्यकताएँ जो हैं, वो भी इसके द्वारा मीट करा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। सो बेसिकली ब्रांच अकाउंट के 3 टाइप हैं। एक होता है मेरा डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट, तीसरा होता है मेरा फॉरेन ब्रांच अकाउंट। बहुत जगहों पे जो फॉरेन ब्रांच अकाउंट है, वो एक तरह का इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट है। तो आपको ये दिखेगा कि टाइप 2 तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में अगेन एक फॉरेन आता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें टाइप्स नहीं पढ़ना कि मतलब जो है क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कितने टाइप का होता है, तो इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं करना।
जो फॉरेन ब्रांच अकाउंट है वो एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ ब्रांच अकाउंट है, लेकिन होता क्या है कि जो फॉरेन अकाउंट जो होगा वो जो नेटिव नेशन है, जहाँ हेड ऑफिस है उससे अलग हटके वो आउट ऑफ नेटिव नेशन काम करता है। तो बेसिकली होगा क्या कि उसकी सारी डीलिंग्स जो होगी, सारी ट्रांज़ैक्शन होगी सो फॉरेन करेंसी में होगी। तो ये अपना सेल्फ अकाउंट जो है बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में खुद ही मेंटेन करता है और सेल्फ सफिशिएंट होता है। हेड ऑफिस से वो कैसे रिलेट होगा? तो वो सिंपल है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हेड ऑफिस को भेजेगा। तो इस तरीके से जो फॉरेन अकाउंट है उसका उसकी डीलिंग बिल्कुल अलग होती है, इसलिए इसे बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट करा जाता है। नाउ जो हमारे सिलेबस में जो ज़्यादा पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है डिपेंडेंट अकाउंट। इंडिपेंडेंट अकाउंट से कुछ क्वेश्चन्स आ सकता है, पर हमेशा नहीं आएगा और फॉरेन अकाउंट से तो पूछा भी नहीं गया है अभी तक, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा-सा फॉरेन अकाउंट भी पढ़ लेंगे। डिपेंडेंट अकाउंट क्या होता है? सो डिपेंडेंट से नाम से ही समझ में आ रहा है ना, डिपेंडेंट है ये। किस पे डिपेंडेंट होगा? तो हेड ऑफिस पे डिपेंड होगा। क्यों डिपेंड होगा? क्योंकि हेड ऑफिस क्या करेगा? इसका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। मतलब जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होंगी, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, अपना खाता खुद से मेंटेन नहीं करेंगी। दैट विल बी मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। नाउ डिपेंडेंट अकाउंट के अंदर जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होगा, जो भी हम लोग खाता मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, उसे 3 तरीके से बनाया जाता है, 3 तरीके से मेंटेन करा जाता है। पहला जो वे है उसे कहते हैं हम लोग डेटर सिस्टम, दूसरा जो वे है वो है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और जो तीसरा जो वे है वो है मेरा फाइनल अकाउंट सिस्टम। पहला डेटर सिस्टम सबसे शॉर्टेस्ट वे है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर लेते हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर और जो एग्ज़ैक्ट जिसके अंदर सारी चीज़ें आएँगी, हर तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करा जाएगा, वो होता है मेरा फाइनल अकाउंट सिस्टम। डेटर सिस्टम से 2017 में क्वेश्चन आ रखा है, तो इसे अच्छे से समझना है। डेटर सिस्टम होगा क्या? एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे और यहाँ पर जो अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होगा, वो बहुत ही मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब जितना कम हो सके उतना कम कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। सो जो डेटर सिस्टम है, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हेड ऑफिस क्या करेगा, जो ब्रांच अकाउंट होगा जो ब्रांचेस होंगी उसका खाता उसका जो बुक ऑफ अकाउंट को खुद से मेंटेन करेगा। इसका नाम डेटर सिस्टम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें हेड ऑफिस जो है वो हमेशा क्या करता है, एक असम्पशन करता है। जैसे ही हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स अपना सेंड करा, भेजा कि आपको फर्दर क्या करना है, सेल करना है। वैसे ही हेड ऑफिस ये मान लेता है, ये अज़्यूम कर लेता है कि जो ब्रांच है वो क्या है, उसके लिए एक डेटर है। बेसिकली डेटर होता क्या है? डेटर और क्रेडिटर्स ये हमने फर्स्ट पार्ट में शायद देख लिया था। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिसने जिसने हमें उधार दिया है और बदले में हमें क्या करना है, उससे पैसे देना है। डेटर्स क्या होता है? जिससे हमें पैसे लेने हैं। तो हेड ऑफिस को ब्रांचेस से क्या करने हैं? पैसे लेने हैं। तो हेड ऑफिस के लिए जो ब्रांचेस होगा, वो क्या होगा? एक डेटर होगा। सो यहाँ पे डेटर सिस्टम यही बताता है कि हेड ऑफिस क्या करता है, जब भी वो गुड्स को ब्रांचेस को सेल करता है देता है सॉरी, तो उस सिचुएशन में वो ब्रांच को क्या करता है, अज़्यूम कर लेता है कि वो क्या है, उसके लिए एक डेटर है। फीचर्स ऑफ डेटर सिस्टम क्या-क्या है? तो पहला जो है वो ये है कि इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है, वो एक सिंगल अकाउंट के द्वारा मेंटेन करके कैलकुलेट करा जाता है और उस अकाउंट को कहते हैं हम लोग ब्रांच अकाउंट। सो डेटर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाएगा, उसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट और हम लोग क्यों बनाएँगे? ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड कर सकें। दूसरा, ये जो डेटर सिस्टम है, ये स्मॉल साइज़ वाला जो ब्रांच होता है, जो छोटा ब्रांच है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत ही एप्रोप्रिएट होता है। तीसरा फीचर ये है कि गुड्स अगर ब्रांचेस को जब सेल करी जाती हैं, जब दी जाती हैं बेचने के लिए, तो उस सिचुएशन में जैसे ही हेड ऑफिस ने ब्रांचेस को गुड्स दी, तो जो ब्रांच अकाउंट होगा, उस समय उसे डेबिट कर दिया जाता है और जो भी गुड्स सेंड करा गया है ब्रांच अकाउंट को, उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चौथा है मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट यानी कि एक रफ अकाउंट। ये बनाता कौन है? तो ये ब्रांच मेंटेन करके रखता है, लेकिन इसका कोई खास पर्पस नहीं है।
मतलब ब्रांच सिर्फ इसलिए मेंटेन करेगा ताकि वो जो हेड ऑफिस है उसे अपने ट्रांजैक्शन का डिटेल भेज सके कि देखिए सर हमने यहाँ-यहाँ पे खर्चा करा है और इसका कोई पर्पस नहीं है। जो मेन जो बुक ऑफ अकाउंट है उसके अंदर मेमोरेंडम अकाउंट का कोई लेना-देना नहीं। तो आप ये समझ सकते हो एक तरह से रफ अकाउंट है जो ब्रांचेस मेंटेन करके रखती है ताकि वो क्या करे, वो सारा हिसाब-किताब किसको दे सके, हेड ऑफिस को बता सके कि जो है इस तरीके से हमने काम करा। 5th नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि ब्रांच अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस के द्वारा मेंटेन करा जाता है और ये जो ब्रांच अकाउंट है वो कैसा अकाउंट होता है तो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? तो हमने ये देखा कि डेटर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं तो आप बोलोगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करा जाता है। तो सो प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड गेन ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो इसीलिए जो है जो ब्रांच अकाउंट हम लोग डेटा सिस्टम के अंदर बनाते हैं, वो कैसा अकाउंट होता है, तो वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नाउ ये फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट का जो हम लोग डेटा सिस्टम के अंदर मेंटेन करते हैं। क्या बनाना है? 2 कॉलम बनेगा, डेबिट का है, दूसरा क्रेडिट का है। पर्टिकुलर्स में पहला जो होता है वो होता है ओपनिंग बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जब भी जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच अकाउंट का जो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट का खाता जब वो स्टार्ट कर रही है, ओपन कर रही है, तो वो सबसे पहले चेक करेगी कि उसके पास क्या-क्या अभी है, ब्रांच के पास क्या-क्या है। जैसे स्टॉक हो सकता है, उन्होंने पिछले साल जो भी सामान गुड्स दिया होगा ब्रांचेस को, तो उसमें से कुछ बच गया होगा, तो स्टॉक्स अभी बचा हुआ होगा। उसी तरह से कुछ लोगों का उधार बचा होगा, तो डेटर्स भी होगा। फर्नीचर्स भी होगा, एक तरह का एसेट जो हेड ऑफिस ने क्या करा है, ब्रांचेस को दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, कुछ खर्चे के लिए जो है पहले से पैसे दे रखे हैं कि आपको यहाँ-यहाँ खर्चा करना है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। कैश होगा, बिल्डिंग जो है बिल्डिंग हो कह सकते हो या फिर रेंट कह सकते हो, जो यहाँ पे ठीक लगे। बिल्डिंग होगी तो उसका खर्चा होगा, रेंट होगा तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद और भी एसेट होंगी। तो ये सारी एसेट्स जो हैं, ये पहले मेंशन करी जाती है। यहाँ पे रेंट का मतलब ये नहीं है कि जो है रेंट हमें देना है। रेंट का मतलब ये है कि अगर उन्होंने ब्रांचेस के पास अगर कोई पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी या फिर कोई बिल्डिंग है जो एज़ एन एसेट ट्रीट करी जा रही है हेड ऑफिस के द्वारा, वो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है। सो ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है? अब बहुत सारे जगहों पे इसे कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है कि देखो ये होगा, एक क्वेश्चन करवा दिया दे रहे हैं उसके बाद सर ये नहीं आएगा, ये नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन करके बताओ हमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आएँगे तो ये कैसे पूछेगा? आपको चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल की समझनी है। ये इसे 2017 में भी क्वेश्चन आ रखा है, हम लोग अभी देख लेंगे। तो आप देखोगे कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको जो बहुत डेप्थ में नहीं घुसना कि नहीं मुझे सारा ब्रांच अकाउंट जानना है, मुझे तो एकदम बिल्कुल सीए करना है, तो वैसा नहीं करना। सिर्फ अच्छे से आपको जो बेसिक आइडियाज़ हैं, वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ अगेन टू गुड्स सेंड टू ब्रांच जो भी ब्रांच को गुड्स सेंड करा गया, वो लिखा जाएगा। टू बैंक जो भी बैंक को ब्रांच अकाउंट का जो बैंक होगा, उसको जो कैश जितना सेंड करा गया है, वो लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट है मेरा एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। अब जो है मैंने भी बोला था थोड़ी देर पहले कि जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हेड ऑफिस की। क्योंकि जो पैसे जो कलेक्ट करने हैं वो भी किसको करने हैं? हेड ऑफिस को कलेक्ट करने हैं। तो ब्रांच क्या करेगा सर? ब्रांच कुछ नहीं करेगा, ब्रांच उसके अंडर काम कर रहा है और बदले में उसे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। वहाँ पे स्टाफ होंगे, अपॉइंट करे जाएँगे। तो कहाँ-कहाँ जो हेड ऑफिस होगा वो खर्चे करेगा, सैलरी देगा। अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो रेंट देगा, इंश्योरेंस करवाएगा, एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा करेगा, पिटी कैश का मतलब होता है और भी फालतू खर्चे जो होंगे वो इसके अंदर आ जाएँगे, छोटे-मोटे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़ अब जब अकाउंट्स को बंद करने का समय होगा ईयर के एंड में तो क्या-क्या चेक करा जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, स्टॉक रिज़र्व कितना है, ये सारी चीज़ें। उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़ ये क्रेडिट साइड में मेंशन होगा, ये होता क्या है? तो ये इसके अंदर क्या-क्या आएगा तो क्रेडिटर्स जो है कौन-कौन से हैं, किन्हें-किन्हें हमें पैसा देना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, स्टॉक रिज़र्व क्या होता है। नेक्स्ट जो होगा वो बाय बैंक रेमिटेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है रेमिटेंस ये मैं समझा देता हूँ। डेफिनिशन नहीं पूछेगा, ठीक है? होता क्या है ये अच्छे से डेप्थ में समझ लेना, अच्छे से सुन लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। है क्या कि 2 चीज़ें मेंटेन हो रही हैं यहाँ पे। एक है मेरा हेड ऑफिस का कॉन्सेप्ट
और एक है मेरा ब्रांच का कॉन्सेप्ट, ठीक है? ठीक है? तो मैं 1 मिनट जस्ट जस्ट अ सेकंड मैं इसे क्लियर करूँ पहले। देखो, एक है मेरा हेड ऑफ़िस और एक है मेरा ब्रांच, ठीक है? देखो हेड ऑफ़िस ने क्या करा, हेड ऑफ़िस ने ब्रांच को जो है पैसे दिए, उसके बैंक अकाउंट में डाल दिए, ब्रांच के बैंक अकाउंट में डाले। क्यों डाले? क्योंकि ब्रांचेस को अगर किसी तरह का एक्सपेंसेस करना है, तो वो अपने से तो नहीं करेगा, वो सब चीज़ के लिए किस पे डिपेंडेंट है? हेड ऑफ़िस पे डिपेंडेंट है। तो वो जो बैंक अकाउंट में जितने पैसे हेड ऑफ़िस ने डाले हैं, तो उससे वो क्या करेगा? खर्चा करना शुरू करेगा, ठीक है? अब जो है ब्रांच का काम क्या है? तो ब्रांच का काम है गुड्स का, जो गुड्स बेचा गया है उसका सेल करना। तो जब गुड्स को सेल करा जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो मनी अर्न होगी, तो वो मनी कहाँ जाएगी? हेड ऑफिस पे जाएगी। कैसे जाएगी? तो बैंक के द्वारा जाएगी। बैंक जो हेड ऑफिस का जो मेन अकाउंट होगा, उसमें जो है ब्रांच अकाउंट क्या करेगा? सारे कलेक्शन को ट्रांसफर कर देगा। तो जितना वो ट्रांसफर करता है हेड ऑफिस को, उसे हम लोग कहते हैं रेमिटेंस। क्या-क्या होता है इसके अंदर? तो कैश सेल, दूसरा कलेक्शन फॉर फ्रॉम डेटर्स जो भी उधार जहाँ-जहाँ से बाकी था, जो-जो कस्टमर से बाकी था, उनसे लेकर के वो भी क्या करेगा जो है हेड ऑफिस को देगा, उसके अकाउंट में डालेगा, उसके बैंक अकाउंट में डालेगा। इसके अलावा एनी डिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हेड ऑफिस तो सारे खर्चे कर रहा है, हेड ऑफिस उसे पैसे भी दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि इतना काफ़ी ना हो, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में ब्रांच अकाउंट के खर्चे ज़्यादा पड़ जाएँ या अनएक्सपेक्टेड खर्च हो। जैसे सपोज़ करिए कि जो सीलिंग है, जो बिल्डिंग ली हुई है ब्रांच ने, वो बिल्डिंग लीक कर रही है कहीं से, लीकेज आ गया वहाँ पे, तो पानी जो है वाटर फॉल हो रहा है वहाँ से। इसे मरम्मत करना ज़रूरी है, क्योंकि भीग करके तो कोई स्टाफ काम नहीं करेगा ना वहाँ पे, गुड्स भी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हेड ऑफ़िस पे कॉन्टैक्ट करा हेड ऑफ़िस से और बोला कि इस तरह का सिचुएशन है। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हमने आपको जो पैसे दिए हुए हैं, आप उनसे खर्च करिए और अगर वो कम पड़ रहे हैं, तो जो भी आपका कलेक्शन आ रहा है, सेल के थ्रू, उनसे क्या करिए, आप इसमें जो है इसमें एक्सपेंसेस कर दीजिए और हमें क्या करिएगा, वो अमाउंट डिडक्ट करके बाकी का जो अमाउंट बचेगा, वो हमें सेंड करिएगा। तो एनी डिडक्शन यहाँ पे ये मेंशन होगा, बाकी हम लोग डिडक्ट करके जो टोटल होता है, वो टोटल ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बाय क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर यही आएगा, यही सारी चीज़ें आएँगी। मतलब स्टार्टिंग में तो जो भी होता, स्टॉक कितना था, डेटर्स कितना था, फर्नीचर कितना था, वो लिखा। अब क्लोजिंग बैलेंस के समय ये सब कितना बच गया है, वो लिखेंगे, उसका टोटल निकाल लेंगे। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे? तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और अगर क्रेडिट डेबिट से कम है तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। नाउ यूपीएससी ईपीएफओ 2017 में इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन कि ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज़ अ ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम के अंदर क्या है? तो किस तरह का अकाउंट होता है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर लायबिलिटी अकाउंट है? तो इसका आंसर साफ है। कौन-सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि जो ब्रांच अकाउंट मेंटेन करा जा रहा है डेटा सिस्टम के अंदर, वो एक ऐसा अकाउंट है, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बताता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। गला थोड़ा खराब है, इसीलिए मैंने एक बार में नहीं दिया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।